नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, देखिए बैठे हैं। जैसे मैं गांव देहात का छोरा हूं, वैसे ये भी गांव देहात का छोरा। बहुत मेहनत करके, ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं। आईपी गुप्ता नाम है, तो आप जानते ही होंगे। आईपी गुप्ता जी, ये जरा थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए कि आप अचानक कैसे प्रकट हो गए गांधी मैदान में एक बड़े नेता के रूप में, एक बड़े पार्टी के नेता के रूप में। देखिए, ये अचानक नहीं है। ये 2016 में मैंने अखिल भारतीय पान महासंघ की घटना की परिकल्पना की थी। और जब अखिल भारतीय पान महासंघ की हमने घोषणा की थी, उस दिन जमुई में 31 जनवरी 2016 की बात कर रहा हूँ, वहाँ 25-30 हज़ार पान समाज की भीड़ थी। वो स्थापना हुई और वो लगातार उस समय से लेके आज तक अखिल भारतीय पान महासंघ का हर एक पंचायत लेवल पे संगठन है। लेकिन ये दिमाग में कैसे आया कि पान महासंघ का संगठन बनाएं? जरूरत क्यों महसूस हुई? उस समय क्या हुआ कि जमुई में हम जब अपने कर्ज को लौटाने के लिए अपना गांव गया था, मैं कर्ज में सर से लेके पांव तक डूब गया था अपने जिद की करने के लिए, अपने कंपनी के चक्कर में। जितने भी दोस्त होंगे, हर एक इंसान से मैंने पैसे लिए, कर्ज लिए। मुझे देख के लोग दरवाज़ा बंद कर देता था, रास्ता ये पैसा मांग लेगा। तो जब मेरे पास पैसे आए तो मैं खोजता रहा लोगों को। ससुराल गया, वहाँ देखा किससे किससे लिया, पता चला वो चला अहमदाबाद चला गया, बक्सर चला गया, चेन्नई चला गया, उनको कर्ज लौटाने के लिए वहाँ गया। लौटाते लौटाते गांव में बच गया था। और जब हम गांव गए तो पता चला 25 बरस पहले जिस गांव को छोड़ के गए, आज भी हमारे गांव में छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो रही है, फिर वापस आ रही है, उसका बाप कर्जा ले रहा है, दूसरी बेटी शादी करने के लायक हो गया और उसकी जिस बेटी की शादी किया अपने बच्चे के साथ बीमारियों के साथ वापस आ गया, उसका दामाद अभी काम सीखने गया हुआ। ये सारी समस्याएं थी हमारे गांव में। हमारे गांव में बूढ़े बूढ़ों के बेटे बेटियां खाना नहीं देते थे, खाने से पहले 10 गालियां देते। तो मैंने पूरा गाँव को गोद ले लिया। अब वो गाँव को गोद लेने के बाद सिलाई सेंटर खोलना, बच्चों की बेटियों की शादी होती थी, हम उसके 2 चीज़ देते थे कि एक सिलाई का स्किल और एक सिलाई का मशीन की तुम जा रही हो, तो छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से। तो ये चर्चा होते होते पूरा जिला, फिर पूरा बिहार, पूरा देश जान गया। तो वहाँ के तांती तत्वा को लगा जमुई यार ये घर का बेटा है, वो सबके लिए कर रहा हुआ। मेरे लिए कोई जात पात नहीं था, वहाँ सब कोई था। वो बोला कि सम्मान समारोह करेंगे, आईपी गुप्ता सम्मान समारोह। तो हमसे पूछा भाई क्या लिखें, भाई कोई बैनर होना चाहिए। तब मैंने नाम से किया कि लिखो अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा आईपी गुप्ता सम्मान समारोह। वहाँ से इसका जन्म हुआ। और 2015 में नीतीश जी ने हमें दे दिया था पान का स्टेटस। तो मैं कहा जब कोर्ट में जीत जाऊंगा तब इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, पान लगा रहना चाहिए। पता चला हार गए तो तांती तत्वा हो जाएंगे। तो 2017 में हमने जीता और 2018 में इसकी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई अखिल भारतीय पान महासंघ। उसके पहले अररिया में 2019 में भी हमने बड़ी ही सभा तैयार के हाई स्कूल में। मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने कहा कि हार जाएंगे तो फिर तत्वा नहीं, जैसे पान जो बन गया था ना, तो कुछ लोगों ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा। तो मैं सोचा अगर कोर्ट में हार गए तो पनमा पान बने हुए थे, तांती बन जाएंगे। तो इसलिए अखिल भारतीय पान महासंघ लिखा था ना, तो उसको कोर्ट से जितने दो तब रजिस्ट्रेशन कराएंगे। समझ गया। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन कराया। और वो 12, 13, 14 साल का रिगरस ग्राउंड लेवल पे काम है। आईपी गुप्ता होना बहुत कठिन काम है। जब मैं देखता हूँ ना, तो वो गालियों का सौगात हमको मिला रहता है। वो गाली देने वाले हमारे ही लोग हैं जो इस आंदोलन के विरोध में थे, जो हमारे समाज को एक वोट बैंक ने वो अपना बैंक समझते थे, जेबी वाला बैंक। कुछ कारण है तो चंदा लो, कुछ कारण है तो ये करो। और वो गुलामी क्या करते थे, चरण चुंबक राजनीति करते थे पार्टियों का। तो वो जब मैं किया, सड़क पे आया तो लोग विरोध कर रहे थे। हाँ, ताकत जब दिखाया अपने समाज का तो विरोध तो होगा। हाँ, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार गालियाँ दे रहे हैं और वो गालियाँ का बैंक सब खत्म हो गया उसका, फिर भी नई नई गालियों की इजाद कर रहे हैं। तो दे रहे हैं हमें, लेकिन देखिए विरोध हो रहा है तभी हो रहा है जब आप कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करते कौन पूछता है। बिल्कुल।
तो आप राजनीतिक रूप से सबल होंगे तो विरोध भी सबल ही होगा। हाँ, नहीं ये तो मैं जानता हूँ, इस चीज़ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब मैंने अपनी आंदोलन शुरू की तो सबसे दो बड़े आदमी के खिलाफ में आंदोलन किया, नीतीश मोदी होश में आओ। ये दो बड़े चेहरे, बड़ा, एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री, और लड़ रहा है पतला दुबला पतौना गांव का देसी छोरा, गांव का लड़का जो सत्तू खाने में पसंद करता है, जो दाल भात चोखा खाता है। भाई आपको देख के कोई अंदाजा लगाएगा कि इसके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं? यही मैं कहता हूँ ना भाई कि आज भी जदयू भाजपा राजद वाला हमको चेहरा देखते हैं, बोला यही है क्या आईपी गुप्ता है? तो चरमकार है ना, जो आपको आपका शरीर देख के आपका आकलन करता है वो तो चरमकार हो गया। तो आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, आपके चेतना के स्तर को देख कर ना आकलन करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आपने गांधी मैदान को भरने का जादू कैसे किया, ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि लालू जी के बाद मुझे नहीं लगता है, लालू जी और मोदी जी की सभा थी, हाँ। 2 ही बार गांधी मैदान भरा है मेरे होश में। हाँ। अब जेपी आंदोलन वो छोड़ दीजिए, हमने देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने होश में देखा है कि एक बार मोदी जी की सभा में गांधी मैदान भरा था और लालू जी की लाठी रैला में गांधी मैदान भरा था। उसके बाद कोई गांधी मैदान भर नहीं पाया। देखिए आप जरा ये दोनों जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी और लालू जी की रेला, तो वो लोग अपने से चल कर आए थे, उनको लाया नहीं गया था। आज का जो कॉन्सेप्ट है बड़ी बड़ी पार्टियों का और नेताओं का कि बस दो, खाना दो, बैनर लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, उसके बाद भरेगा, तो वो लाए जाने वाले भीड़, जुटाए जाने वाले भीड़ है। और मैंने कहा कि इस आइडिया को नेगेट करना होगा, वो आने वाली भीड़ होने चाहिए, जुटाने वाली भीड़ नहीं होनी चाहिए। आए लोग, हाँ अपने आए, तो उसके लिए कैसा होगा, क्या करना होगा, तो एक सोच को डेवलप करना होगा, एक सपना करना होगा और ये बताना होगा कि तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए आईपी गुप्ता और तुम्हारा खुद का बाप नहीं आएगा। तुम अगर आईपीएस बनना है तो तुमको लड़ना पढ़ना होगा, सिपाही बनना है तो तुमको दौड़ना होगा। इसका मतलब है कि तुमको लड़ना होगा, और वो तुमकी लड़ाई उस दो सोच के जो मैंने नारा दिया, सोचो करो कर सकते हो, सोचो कि तुम यहाँ क्यों हो, करो कर सकते हो, रास्ते पे चलना शुरू करो, रास्ते तुम्हें चलना सिखा देगा। और एक दूसरा नारा था मेरा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैंने कहा तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला के दूंगा। ये 2 दिन कौन थे कि अगर सहरसा में मीटिंग होनी है, रैली होनी है, तो पहला दिन तुमको वहाँ से वहाँ जाना है। वो लड़ाई है तुम्हारी। कैसे लड़ाई है, तो तुमको अगर घर में पैसे नहीं हैं बस पे आने के, पैदल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। और अगर तुम भूखे पेट हो तो भूखे पेट आओ, भूखे पेट जाओ, यही तुम्हारी लड़ाई है। और अगर तुमको पटना आना है तो 4 दिन, अगर तुमको पैदल चलना है तो पैदल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। और मैं देखा कि चलते चलते तुम मर गया है रास्ते में, तुमको देख लिया, तुम्हारी तरफ मुड़ के भी मैं नहीं देखूंगा। ये मेरे लिए तुम नहीं लड़े हो, तो मेरे लिए तुम नहीं मरे हो, तुम अपने लड़ाई के लिए मरे हो। तो एक सोच को जन्म दिया, एक जज्बा जो अपने लिए लड़ना। सबको लगा कि भाई हम आईपी गुप्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अपनी और सामूहिक लड़ाई। और हमने ये कहा कि हम उसके सपने नहीं दिखाए कि मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको ये करूँ। मैंने कहा कि बिना लड़ाई लड़े जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, मैं तुमको लड़ना होगा। और ये मत सोचना, कुंभ का उदाहरण दिया कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। मैंने कहा कि सेल्फ मैनेजर बन के आओ। अगर बोलोगे 13 लाख आदमी आईपी गुप्ता सबको संभालेगा, खिलाएगा, तो वो नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा 13 लाख। मैं तो खाना खिला सकता हूँ, मैं तुम्हें स्किल मैनेजर दे सकता हूँ, भीड़ मैनेज कर, लेकिन स्पेस कहाँ से लाऊंगा? गांधी मैदान तो उतने बड़ा, उतने दुकान, उतने पानी, उतने भोजन, तुम्हारे लिए कौन बनाएगा? तो 13 लाख लोग, 13 लाख मैनेजर बन के आओ। घर में से 5 आदमी रहो तो 5 मैनेजर बन के आओ। सेल्फ मैनेजमेंट का शिक्षा मैंने दी और लोगों ने सुना, लोग आए। और यही नहीं, हमारी भीड़ दुनिया की भीड़ से इसलिए अलग है कि रात के 2 बजे 80% गांधी मैदान फुल।
9:35 में 80% मैदान 2 बजे रात में, और सुबह 9:35 बजते बजते पूरा गांधी मैदान फुल। मेरी आगमन होता है 12 बजे, 1:30 बजे गांधी मैदान खाली कर देता हूँ मैं। और ये 18 घंटा लगातार वेट करने वाली भीड़, भाषण के बाद भी नहीं जाने वाली भीड़, ये होता है आई हुई भीड़। हाँ, तो मीडिया में तो बहुत आपकी खबर को दिखाई नहीं गई प्राथमिकता के साथ। आज के ज़माने में इस तरह की कोई रैली करे तो दिन भर हेडलाइन रहेगा टीवी चैनलों का, लेकिन फिर भी आपका मकसद तो पूरा हो ही गया। आपके लोग पहुंच गए, उनका संकल्प पूरा हुआ, और अब सब पार्टियों की नज़र तो आप पर आ ही गई है। कभी राहुल जी बुला रहे हैं, कभी मोदी जी बुला रहे हैं। देखिए, ये लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रहा। मैं कह रही भाई, बिहार का मीडिया नहीं दिखाएगा तुमको, राष्ट्रीय छोड़ो, काहे दिखाएगा तुमको? तुम कौन हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम अपने अस्तित्व को बनाने चले हो, पहचानने चले हो, क्यों दिखाएगा तुमको यार? हमें शिकायत नहीं है मीडिया से, कुछ बन जाओ। कि आई.पी. गुप्ता के नाम ले तो भाई देखो, खोलो रे टीवी, आई.पी. गुप्ता के बारे में क्या बोले, वो मटेरियल बनो। पान के बारे में बोले, पान देखो, पान अब कहाँ चर्चा होता है? पान दुकान पे जाता है खरीदने के लिए सामान, तो देखता है भाई गरीब आदमी आया, दीजिए बिल, तो बोले के नाम क्या जी? बोला फलना तांती, तैसे उठाता है। ओ यही पान है गांधी मैदान वाला। वो बनो, हैसियत लाओ। हैसियत बनोगे तो पूछेगा। अब दिखा रहा है, आपने राजनीतिक हैसियत आपके समाज ने दिखाई, तो आज तो सब खोज ही रहे हैं आपको, लेकिन आप करने वाले क्या हैं, ये क्यों नहीं पता खोल रहे हैं? लड़ाई तो ये कि हमारे लोग राजनीति, मेरा एक लड़ाई ये भी थी कि राजनीतिक जात बनो, पॉलिटिकल कास्ट बनो। अब मैं किधर जाऊंगा ये तो उन लोगों को तय करना है। जिनको सीएम बनना है वो आई.पी. गुप्ता को अपने साथ में लेगा, ये तो सिंपल बात है। आई.पी. गुप्ता जहाँ जाएंगे वही सीएम बनेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज तक 6 अक्टूबर 2024 को जो मैंने बात कही है बेतिहरवा से, एक भी बात मेरी कोई काट दे, कोई कह दे कि मैं गलत बोला हूँ। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी गांव में जहाँ ततवा एक घर भी है, तो वहाँ आई.पी. गुप्ता का फोटो और हाको रथमपान का फोटो लगा, पूछिए क्या करेगा, तो बोलेगा कि आई.पी. गुप्ता जहाँ कहेगा हम वहाँ देंगे। आप देखिए, दो तीन नैरेटिव सेट कर रहा है। एक नैरेटिव बोलता है कि गुप्ता जी एक आए थे जन स्वराज का नेता हमारे घर पे, कि चाहे कुछ कहिए देगा वोट एनडीए के लोग। तो कल ये काहे मैं बोले, उधर जो है ना 15 साल का जो रावण राज है ना, जंगल राज, उसके डर से। कल बढ़िया बात, ठीक है। यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, बोल हाँ, तो यादव मारता है तो वोट देता है किसको? एनडीए वाले को। तो भैया यादव मारा, वोट दे दिया ततवा एनडीए को। तो बताओ, जो एनडीए वाला विधायक एमपी बना है हमारा, ततवा को बताया क्या 25 बरस से मार रहा, आज भी मार रहा है, तो बचाने के लिए आए? चुप, डर दिखा रहे। तुम अगर ततवा को मार, डर से बचाया कहाँ है आपने? वही तो मैं कहा उसको। उसके बाद उसको तुम और कहते और ततवा को मारे, थाना में केस कर देते हो कि नहीं लेना है। मारते रहे ताकि उसका डर पैदा होते। तो हमने कहा अपने लोगों को, उससे पूछो कि ठीक है यादव मारेगा तो तुम बचाया कहाँ, नंबर 1। और एक बात समझ लो, तुमको अगर यादव मारता है तो ज़िंदगी भर मारता रहेगा जब तक तुम मार खाते रहो। एक यादव मारे तो दो यादव के जाके मारो, कोई भी रहे। जो जात मार खाएगा, यादव क्या तुम्हारा कोई भी जात तुमको मार देगा, क्योंकि तुम मार खाते हो। नंबर 2। नंबर तीसरा, अगर मैं महागठबंधन का पार्ट बना और मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गया और यादव मारेगा, तो हम बोलेंगे तेजस्वी जी ततवा का वोट के से सरकार बनाए बैठे हैं और ततवा को वहाँ मार रहा है, तो भैया ये हमारा समर्थन का वापसी का लेटर है। हम भी जाते हैं ततवा के साथ, मार खाएंगे। हम काहे मुख्यमंत्री बने रहने देंगे? हाँ, बिल्कुल, हम सरकार में रहेंगे। हाँ, तो चौथा कि तुम्हारे पास आई.पी. गुप्ता नहीं था तो यादव मारता था, अब आई.पी. गुप्ता है। क्लियर कट। एक नैरेटिव ये है। दूसरा नैरेटिव एनडीए वाला सेट करता है कि वोट आरक्षण तो एनडीए वाला ही नहीं देगा, तो दे काहे नहीं रहे हो भैया? गांधी मैदान का भीड़ इतना बड़ा
काहे दे रहा है तुम? आपको तो बुलाया था एनडीए के नेताओं ने, आप मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद क्या कहेगा कि सरकार बनेगा तब न देगा। सरकार बनवा लेगा, फिर मंदिर में जाके तांती ततवा घंटा बजाइए, फिर अब मोदी सरकार बचेगा तब न मिलेगा। फिर मोदी सरकार बन गया, फिर वो ततवा तहा वहीं। भैया अगर एनडीए वाला ही देगा तो गांधी मैदान का भीड़ दो और दे दो, हम लोग तुमको वोट दे देंगे। तो ये जो दो नैरेटिव सेट करे, तो तत्वा अब समझदार हो गया। बोला ना तो चाहे जो करें भाई, हम हारियो जीतियो मार खाइयो मारबो, लेकिन वोटा देवो इंडियन इनकलाब पार्टी के कहला पर। कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, चलाक क्या मतलब, वो ये समझ गया है कि हमारा एक नेता है जो समझदार है, जो हमारे समाज का हक दिला सकता है, चाहे वो आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए। तो आपकी बात तो दोनों से चल रही है गुप्ता जी, कहाँ बात बनेगी? ये सच पूछिए, बात वहीं बनेगी जहां आईआईपी की बात मानी जाएगी, वरना एकदम हम खुला है भैया। क्या हमको मेन मांग है? सीटें ना होगा। देखिए, सीट का मांग तो तेजस्वी जी की तरफ ने होगा, महागठबंधन की तरफ। ये आरक्षण दे नहीं सकते, सरकारी ऑर्डर रिव्यू नहीं करा सकते, तो भाई इधर सीट भी नहीं दे सकता है। तो सीट पर उतना चाहिए जितना हम आपको 100% दिलवा सकें वोट, उतना तो चाहिए। अब ये लोग आरक्षण वापस कर सकता है एनडीए वाला, ये उस ऑर्डर को ला सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके बच्चों की नौकरियां छीना, उसको रिवोक कर सकता है। ये क्या मामला था जिसको आप वापस मांग रहे हैं? कौन? ये मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि जो 9 साल के दौरान जो नौकरियां लगी है, जो एससी के सर्टिफिकेट के तांती तत्वक नौकरियां लगी, उनको नौकरियां नहीं जाएगी, उनका सिर्फ कोटी बदल दीजिए, है ना, क्रमांक श्रेणी बदल दीजिए। तो जहाँ एससी लिखा वहाँ एबीसी लिखा गया, वो ठीक है। लेकिन इस दौरान जो निकला था वैकेंसीज, उसमें मेरिट लिस्ट बने, हजारों लड़कों ने एससी सर्टिफिकेट के क्वालिफाई किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। तो ये लोग जितना लोग हैं ना सरकारी ऑफिसर्स, वो नीतीश जी को नहीं बताए, उनको तो दिमागों में नहीं दिया, और बिना सामान्य प्रशासन के आदेश का अपने मन से ये उसी श्रेणी के सारे ऑफिसर थे जो इन्फ्लुएंस किए, जो हमारे खिलाफ में लड़ा, वही लोग थे। अब उन लोगों ने क्या किया कि गलत व्याख्या किया कि भाई एक शपथ पत्र लो, कि कहिए जिस समय आपने फॉर्म भरा उस समय आप एससी थे, अब ततवा हो गए, तो जो ही शपथ पत्र देंगे फिर से आपका मूल्यांकन करके आपको मेरिट लिस्ट में लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नियम को बदल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जो भारत सरकार के कानून के खिलाफ है, जो राज्य सरकार के कानून के खिलाफ में, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन की प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं जब तक कि प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। ये बदल दिया। ज़रा सोचिए, हमारी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो डॉक्टर बन गई, पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, और उसको गर्दन पकड़ता है सरकार, बोलता है अनुसूचित जाति बन के आई थी, चल हट, तुम कैसे बन जाएगी। तो ये जो अपमान हमारे बच्चों का हुआ, जिसको आपने दरोगा का वर्दी छीन लिया, एसडीएम की कुर्सी छीन ली, मास्टरनी बनने से रोक दिया, मास्टर बनने से रोक दिया, ये अपमान को क्या भूल सकते हैं हम? ये सरकारी आदेश है। ये सरकारी आदेश आज नहीं, गलत आदेश को 20 बरस के बाद भी बदला जाता है। तो इसको बदलने की सरकार, तो उसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो हम ये कहेंगे ये बदल दे, और सुप्रीम कोर्ट जो भाई इसको सिलेक्शन कर लो और फिर उसका कोटी बदल दो, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फ्रेश मत करो। ये प्रक्रिया के खिलाफ में जो आपने गलत नियम लिया है, उसके विरोध, उस ऑर्डर को रिव्यू करना पड़ेगा इनको। ये नहीं करेंगे तो महागठबंधन की सरकार बनती तो उनसे करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, आज करवाएं, 15 साल के बाद करवाएंगे, लेकिन हम करवाएंगे जरूर। मतलब जो ये आप मांग आपकी मानेगा उसी के साथ जाएंगे। अब ये है, ये अगर दो मान लो तो भैया कुछ तो हमको उतना सीट दो, आरक्षण में छीन ले के एकदम बाद छीन लेते हो बार बार में, क्योंकि हमारा कोई लड़ने वाला होता नहीं, तो हमको टिकट भी दो, कम भी दो तो चलेगा, लेकिन ये दो बात मांगो। लेकिन इधर महागठबंधन तो ये दोनों चीज़ दे नहीं सकता है। उनकी सरकार कहाँ है कि देंगे? हाँ, तो फिर सीटवा दो। कितना सीट? उतना दो जितना हम तुम्हारा पूरे बिहार में वोटवा दिलवा सके। कितना सीट चाहिए पूरा वोटवा दिलवाने के लिए? हम ये कहें ना कि भाई, पहले भी मैंने कहा है कि हम किसी भी गठबंधन में जाएंगे तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि हमारा सारा वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए
100% स्ट्राइक मेरा और 100% स्ट्राइक उनको जहाँ जहाँ हम हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जहाँ जहाँ हमारा वोट पूरे बिहार में है, कम से कम एक कमिश्नरी में हमें तो लड़ाना होगा ना उस एरिया को वोट लेने के लिए, उतना सीट चाहिए, ये तो कंफर्म है। जितनी कमिश्नरी हो उतना सीट चाहिए। ना चाहिए तो ज़्यादा, कहीं के तो ज़्यादा लगेगा ना, लेकिन हमको उतना सीट चाहिए जिससे भाई हम तुम्हारे लिए लायबिलिटी नहीं बने, सेट बने, उसका ख्याल तुमको जितना है भाई, और हम गारंटी लेते हैं कि हम जिताएंगे। किस स्टेज पर बात पहुंची है अभी तक? शुरू भी हुई है ना, बात तो पहुंची, बिल्कुल नेक टू नेक है। नेक टू नेक है। हाँ बहुत जल्दी फैसला होगा। बिल्कुल। फिर भी उम्मीद क्या करें, महागठबंधन या एनडीए? अब ये तो उन लोगों को डिसाइड करना है, दोनों तरफ नेक टू नेक है, वो किसको डिसाइड करना है वो लोग समझ ले भाई। देखिए, इन्होंने ओपन रखा है ऑप्शन, महागठबंधन चाहे तो इनको जितनी सीटें चाहिए दे करके अपने साथ ले सकता है, और एनडीए चाहता है इनका समर्थन, तो एनडीए इनके आरक्षण की मांग को मानकर इनका समर्थन ले सकता है। सीट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एनडीए के साथ जाएंगे तो उनके समाज का जो हक है वो वापस चाहिए, और महागठबंधन के साथ जाएंगे तो भाई आरक्षण से जुड़ा हुआ फैसला तो कोई महागठबंधन ले नहीं सकता, न बिहार में सरकार है न केंद्र में है, तो ऐसे में भरपूर सीट चाहिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये भरपूर सीट का मतलब ये नहीं है कि 40-50 सीट मांग रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं कि जहां हमारी आबादी ज़्यादा है, जहां हम निर्णायक भूमिका में हैं, वहां कम से कम हमको सीट दीजिए, यानी कम से कम 10 सीट चाहिए। तो आपको इनके दावे में दम दिखे और इनकी कहानी सुनकर आपने क्या सोचा, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके हमारे बीच के ये नेता हैं, ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, जो अचानक बड़ा नज़र आ रहे हैं लेकिन है नहीं बड़े, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, संघर्ष ने उनको बड़ा बनाया है और हर कोई आज उनको पूछ रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।